नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। चुनावी प्रचार उफान पर है। सभी पार्टियों के नेता पहले चरण के मतदान से पहले मतदाताओं तक पहुंचकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला मतदान होना है और इसी कड़ी में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में प्रचार के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठजोड़ की पहली साझा कॉन्फ्रेंस जो थी हालांकि कुछ देरी से हुई और अखिलेश यादव ने यहां पर कहा है कि किसानों का समय पर भुगतान वो करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाया जाएगा, ऐतिहासिक जीत होगी और पलायन की बात करने वालों का ही राजनीतिक पलायन होगा। तो आइए सुन लेते हैं पहले। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली में हेलीकॉप्टर से चलने में हुई देरी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना कारण रोका रखा गया है, मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। उधर जयंत चौधरी ने कहा है कि हम यूपी में विकास करना चाहते हैं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी हैं जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो आज ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि देरी से हुई। 11 जिलों में 58 सीटें हैं पहले चरण में 10 फरवरी की अगर बात करें और यहीं पर एक सीट पर ये लोग पहुंचे हुए थे। आज कितना महत्वपूर्ण है जो अखिलेश और के संवाद में जो आत्मविश्वास झलक रहा था, जो राजनीतिक पलायन की बात कर रहे थे, किस तरह से देख रहे हैं आप जो आज पोस्चरिंग थी दोनों की? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव का आत्मविश्वास है और वो काफी दिन है, और बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस है उनको। और दूसरी बात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इस वजह से कि जब पहले फेज में जहां चुनाव होता है तो फिर वहां चूंकि वोटर्स तो कनेक्टेड होते हैं, लोग कनेक्टेड होते हैं, तो वहां का जो ट्रेंड होता है वो बाकी जगह भी कैरी करता है, फिर वो हवा बनता है। और पिछली बार यही हुआ था कि वहां जो बीजेपी के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पोलिंग हुई थी, तो उससे हवा बनी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी मालूम है कि उनकी हवा ठीक नहीं है और इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी जी खुद आज मेरठ में थे, कल बिजनौर में थे। और किसान आंदोलन से हमको लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन को। हालांकि टिकट वितरण को लेकर के कुछ जगह लोकल नाराजगी भी है, वो मेरे ख्याल से सब दलों में होती है। तो चूंकि अखिलेश यादव उधर बहुत प्रचार नहीं कर पा रहे थे और उनके पास देखिए अखिलेश यादव की एक और कमजोरी है कि उनके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं।
वो अकेले ही हैं, अकेले उनको टिकट बांटना, अकेले प्रचार करना। तो उसकी भरपाई के लिए आज दोनों ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना जो अन्न संकल्प दिखाया। तो एक तरह से किसानों के साथ जो है उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया। और जो वहां का जाट किसान है वो केवल जाट जाति की बात नहीं है, वो बहुत सारे एक जो किसानों की समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए उन्होंने गन्ना जो फसल है उसके भुगतान की बात की टाइम से, और योगी जी पे एक उन्होंने टांट भी कसा कि भाई उनका राजनीतिक पलायन हो गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और जयंत चौधरी जो है उनके ऊपर बीजेपी थोड़ा डोरे डाल रही है, या समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम जयंत चौधरी का सम्मान करते हैं। दूसरे बीजेपी का शायद एक कैलकुलेशन ये भी है कि अगर बहुमत नहीं आता है किसी का और बीजेपी केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है जैसा कि उनका कैलकुलेशन है, तो इसलिए वो जयंत चौधरी को अभी नाराज नहीं करना चाहते। और एक तरह से उन्होंने पब्लिक ओपन फीलर भी छोड़ा है कि अरे भाई अभी कुछ बिगड़ नहीं गया, चुनाव के बाद भी बहुत सारी चीजों की गुंजाइश है। तो बीजेपी पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी मुझे लगता है ओपन है। और एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी और ये अलायंस ही नहीं है, वहां मायावती की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। वो रहने वाली भी उधर ही की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और उन्होंने कैंडिडेट बहुत सोच समझ के खड़े किए हैं। और शायद उनके कैंडिडेट खड़े करने का बड़ा क्राइटेरिया ये है कि ये इस गठबंधन के लोग न जीते। तो मायावती भी ये देख रही हैं कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो वो भी अपना जुगाड़ लगा सकती है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुजफ्फरनगर के इलाके के लिए जो 6 सीटें यहाँ से आती हैं, इसमें किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। और ये सवाल पूछा भी गया था अखिलेश यादव से, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब देख लिया जाएगा, सबको साथ लेके चलेंगे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा जमनी तहजीब की भी बात की। लेकिन जब 3 MLA कभी इस एक मुस्लिम समुदाय से यहाँ से आए हों और अब फिर टिकट ना मिले, तो जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की है या जो गणित जोड़ होता है, क्या उसमें कुछ कमी दिख रही है आपको? देखिए, ये जो बीजेपी का उभार हुआ है या उदय हुआ है, या उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है। उनको जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कम हुआ है। और अभी अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जा रहा है, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब जो उनपे ठप्पा लगा दिया गया था मुस्लिम यादव का, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो ठप्पा न लगे, इसलिए बहुत सारे जो उनके परिवार के नेता थे, चाहे राम गोपाल हो चाहे धर्मेंद्र यादव, ये बहुत सारे लोग शिव गोपाल को ही थोड़ा दूर रखते हैं। और इसीलिए शायद उन्होंने नहीं दिया कि वहां कम्युनल जो दंगा रहा है मुजफ्फरनगर का, उसको बीजेपी ने पिछली बार बड़ा मुद्दा बनाया था। और इस बार भी वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेके, चूंकि देखिए मुस्लिम कैंडिडेट, सारा जो बीजेपी का कैंपेन आधारित है वो एंटी मुस्लिम कैंपेन है, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री जी। तो हो सकता है कि ये टैक्टिकली उन्होंने किया है, लेकिन वहां के पत्रकारों का ये कहना है कि इस बार ये फीलिंग नहीं है। वो वहां जो खास करके इस बार एक तरह से एकजुटता बहुत ज्यादा है इस समय, और वो अब कम्युनल एटमॉस्फेयर नहीं है। जी जी, तो इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिलाओं को खासी तवज्जो दी जा रही है। हमारे साथ जुड़ेंगी अकबरी खातून, जो कि कांग्रेस की तरफ से बिजनौर से उम्मीदवार हैं। 2019 में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पुलिस की फायरिंग में इनके बेटे मोहम्मद सुलेमान को गोली लगने से मौत हो गई थी। 2019 में हुई हिंसा में 22 लोगों की मौत हुई थी और अब इन मामले में न्याय मिले, इसलिए अकबरी खातून चुनावी मैदान में उतरी हैं। बहरहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमारे साथ हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, बसपा को इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। 2012 में निर्भया, 2020 में हाथरस मामले में न्याय के लिए इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की थी। सीमा में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सीमा, बसपा को आपने क्यों चुना? आप कहां से चुनाव लड़ रही हैं और चुनावी मैदान में आकर, राजनीतिक मैदान में आकर क्या हासिल होगा? मैम देखिए, बसपा पार्टी ज्वाइन करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है मैम कि एक तो बहन मायावती जी, अगर उनकी हम बात करें कि उनका अपना लाइफ का स्ट्रगल, और उन्होंने जिस तरीके से इस देश के अंदर एक नई तरीके से अपने आप को प्रूव किया, एक उस बेटी ने,
जहां हमारी कंट्री के अंदर अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है। जिस तरह रिसेंटली अगर हम देखें मध्य प्रदेश सागर का एक अभी रिसेंटली एक घटना है, और ऐसी कंट्री में एक स्त्री जहां पर पुरुषों के साथ भी अस्पृश्यता की जा रही है, वो बेटी गांव गांव जाकर के पगडंडियों से जाकर के कैंपेन कर रही है, अपने मिशन को आगे बढ़ा रही, और इस देश के जनसंख्या आधार पे जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है उसकी 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। और आप भी अगर आप देखेंगे कि बसपा पार्टी जो है, मैं जितना भी उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देख रही हूँ, दोनों जो मेन लीड में पार्टियां हैं, जिसको जैसे मीडिया में चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी, उन दोनों का मैं प्रोपोगेंडा देख रही हूँ। कभी धर्म की बात हो रही है, कभी पर्सनल छीटाकशी हो रही है, कौन कितना क्रिमिनल्स को टिकट दे रहा है, जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ये सब चल रहा है। और वैसे दौर में बसपा पार्टी पीसफुल तरीके से काम कर रही है, और उनका जो 2007 से लेकर के 12 का कार्यकाल रहा है, मैम देखेंगे उत्तर प्रदेश में लॉ जी आपने आपकी सीट अभी डिसाइडेड नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि आपके गांव में किस तरह से खबर को लिया जा रहा है कि आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जरा बताइए वहां पे क्या असर हुआ? अगर मेरे गांव की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से मेरे गांव के तो हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है, जब निर्भया केस भी डिसाइड हुआ तो मुझे मीडिया ने जो रिस्पेक्ट दिया और न्यूज़पेपर में फोटो आई, तो उनको लगता है कि मेरे गांव से एक बेटी निकल करके कुछ तो समाज में जाकर के आगे कर रही है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को खुशी है। मदर जो है मेरी वो काफी बुजुर्ग हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, फादर हमारे नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि बेटा कदम तो तुम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि फाइट आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैम उस गांव की ही बात नहीं करूंगी, उस पूरे एरिया की मैं बात करूंगी कि पूरे एरिया के लोग हमारे घर पर आकर के मेरे ब्रदर को, मेरी मदर से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो जाकर के उसने प्रूव किया है, इटावा जिले का नाम किया है और जिस तरीके से समाज सेवा की है। तो मैम निश्चित रूप से पूरे एरिया की मैं बात करूंगी कि सभी मेरे भाई वहां पर, चाचा, अंकल, ताऊ, सभी बहुत खुश हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और जल्दी से आपका सीट डिसाइड हो, उसके लिए शुभकामनाएं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब देश की बात में हम कोशिश करेंगे अकबरी खातून से। मुझे बताया जा रहा है फिलहाल वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, लेकिन बहुत अहम है जिस तरह से महिलाएं इस बार चुनाव में उनको टिकट दिया जा रहा है, और पहली बार इन महिलाओं को चुनाव में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं आग्रह करती हूँ। तो फिलहाल आपको बता दें कि हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं देश की बात में, और कुछ और खास खबरों के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में बात अब छात्रों की। प्रयागराज में रेलवे बोर्ड इम्तिहान पर विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीरें मंगलवार को सामने आई थी। हमारे सहयोगी आलोक पांडे और राजेश गुप्ता ने आज हॉस्टल जाकर छात्रों का हाल जाना। ये छात्र अब चिंतित हैं क्योंकि ज्यादातर गरीब और ग्रामीण परिवारों से आते हैं। छोटे छोटे कमरों में एक नहीं बल्कि कई छात्र पैसे की कमी के कारण रहने को मजबूर हैं। ऊपर से परीक्षा में देरी ने मुसीबतें इनकी बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिन पहले हमने काफ़ी शॉकिंग सीन्स देखे जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्रों पर हमला किया, उनको मारा पीटा, उनको गालियां दी, एक रेलवे के एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट को लेकर। 4 दिन बाद रेलवेज ने इस तरह के कैंप लगाए हैं प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे, जहां पे एग्ज़ाम से लेके लोग अपने ग्रीवेंसेस या तो यहाँ आके बता सकते हैं या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, शायद फिजिकल या वॉक इन्स उतने नहीं हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी उन्होंने हमें ये बताया है कि कम से कम 800 से लेकर 900 इनफैक्ट 1000 बच्चों तक गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपने ग्रीवेंसेस एयर कर चुके हैं और वो संख्या बढ़ी रही है। ये भी दिखाता है, ये 2 चीज़ें दिखाता है, एक तो कि रेलवेज ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और दूसरा ये कि बच्चों में काफ़ी असंतोष था, और वो बात भी इस गूगल फॉर्म के सबमिशंस या ग्रीवेंसेस को लेकर समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नौकरियों को लेकर फिक्र एक आंदोलन शुरू हुआ और मंगलवार को पुलिस की बेरहमी भी देखने को मिली। फौरन 6 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया।
प्रयागराज देश के बड़े कोचिंग हब्स में से एक है, जहां 500 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें लाखों छात्र पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र गरीब घरों से हैं, लेकिन असली मुद्दा नौकरियां देने में देरी से जुड़ा है। 26 साल के शिव बहादुर सरोज प्रतापगढ़ के एक सीमांत किसान के बेटे हैं और 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 2013 से वो प्रयागराज के एक लॉज के इस कमरे में रहते हैं। पहले बीए पास की, फिर बीएड और अब सरकारी नौकरियों के इम्तिहानों के लिए कोचिंग कर रहे हैं। उनका परिवार खर्च के लिए 6,000 रुपए महीने भेजता है। परिवार के लिए रकम बहुत बड़ी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा पहले 2021 में होनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से स्थगित हो गई। इसके पहले सर टेट भी होना था, जैसे टेट 28 नवंबर को हुआ था। तो टेट 28 नवंबर को हुआ था, तो हम लोग मतलब सर ऐसा लगा कि चलो टेट अगर 28 नवंबर को हो जा रहा है तो चुनाव से पहले कम से कम हम लोग को सुपर टेट में बैठने का मौका मिल जाएगा। सुपर टेट मतलब इससे आगे हाँ, इससे आगे टेट से आगे वाला एग्जाम होता है कि अगर आप सुपर टेट क्रॉस कर गए तो आप एक टीचर बन गए। आप एक प्राइमरी के लिए टीचर आप बन गए। तो सर हम लोग की एक आशा थी। तो इसमें सर 28 नवंबर पेपर होना था। सर पेपर मतलब हम लोग जैसे इंटर ही किए, जैसे कि 15 मिनट या 20 मिनट पहले भी हम लोग को अनाउंस हो गया, नहीं आपको पेपर कैंसिल हो गया, लीक की वजह से कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन सर नुकसान ही हुआ सर। एक जैसे सर उम्मीद थी हम लोग को कि 2022 में हम लोग को शायद क्या करने की मतलब नौकरी या जॉब मिल जाए टीचर में। तो हम लोग सर बहुत सारे एग्जाम जो होते सर उसको हम लोग छोड़, जैसे हम लोग मतलब पीसीएस देना या अदर स्टेट कोई पीसीएस देना, कोई और एग्जाम देना होता तो हम लोग सर उसको फोकस छोड़ के हम लोग इस पे फोकस एकदम आ गए। इस पे फोकस आगे हो सकता है भाई वैकेंसी नजदीक आ रही है, हो सकता है इसमें चांस हम लोग का बन जाए। एक मतलब होता नहीं कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में सर इतने दिन तैयारी करते रहे तो बच्चे को होता है कि यार अब लोग ये नहीं देखते तुम कितनी बड़ी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो। ये होता है यार चलो तुम कोई नौकरी पाए नहीं पाए, कोई नौकरी पाए नहीं पाए। 22 साल के देवेश यादव के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। देवेश 2019 से प्रयागराज में है। उनका फोकस आईएएस और राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पर है। एयरफोर्स में जाने के लिए हाल की एक परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। चुनाव आते हैं तभी नौकरी की बात भी होती है और लोग बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद सीधा मुकर जाते हैं कि हम इतनी वैकेंसी देंगे और वैकेंसी कुछ होती नहीं है सर। आती हैं बस कागजी रहता है कि हाँ वैकेंसी आई है, कोई क्लियर नहीं होता है। ये एनटीपीसी का ये 2019 का फॉर्म पड़ा था सर। अभी तक एग्जाम कराने के लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफ किसी भी तरह से, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। सर अगर इतनी नौकरियां लगती तो ये रेलवे में 2-2 करोड़ के करीब फॉर्म नहीं पड़ते सर। ये बेरोजगारी का लेवल दिखाता है सर कि कितना हाई लेवल का बेरोजगारी है यहाँ पे। अब ये बेरोजगारी का आंकड़ा भी प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी है। पुलिस, बैंक और रेलवे की नौकरियों की कोचिंग के लिए प्रयागराज में मशहूर इमरान सर का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया में देरी एक बड़ा मुद्दा है। स्थिति समझिए, अगर जैसे हमने 40,000 सिपाही की वैकेंसी निकाली और 40,000 सिपाही की वैकेंसी का मतलब है कि एक वैकेंसी की एक फॉर्म के लिए 100 रुपए हमने लिया, 40 लाख लड़का डालेगा। 40 लाख लड़का डालेगा मतलब कि 40 लाख से 100 से गुणा कर देंगे तो एक बड़े पैमाने पैसा सरकारी राजस्व में जाकर भर्ती हो जाएगा, जमा हो जाएगा सर। उसके बाद हमने उसको विज्ञप्ति निकाल दी। विज्ञप्ति 2017 से आते आते सर 2021 हो जाती, 2022 हो जाती, विज्ञप्ति ही नहीं आती। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा केवल पढ़ रहा है। उसके बाद जब विज्ञप्ति आई सर तो उसके बाद वो फिर उसको प्रोसेसिंग में लाने में, उसको एग्जाम कराने में 1 साल बीत जाता है। तो 1 साल बीतने के बाद वो फिर कोई एक उसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा या कुछ और चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर वो रद्द हो जाएगी या हाईकोर्ट चली जाएगी वैकेंसी। तो इस करते कराते 2 साल का पूरा मामला चला गया। उत्तर प्रदेश में नौकरियां कुछ दिनों बाद होने वाले चुनाव के लिए मुद्दा बन गई। 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने नौकरियों और स्वरोजगार के 70 लाख मौकों का वादा किया था। अब बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, 4.5 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के कई समर्थक सोशल मीडिया पर स्वतंत्र संगठन सीएमआई के डेटा के हवाले से दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2017 में अखिलेश यादव के वक्त 17.5% थी, जो अब घटकर 4.2% रह गई है। सीएमआई का डेटा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी की दर 4.9% है, जो बीजेपी के सत्ता में आने से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान
3.8% थी। नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर जनवरी से अप्रैल 2017 में करीबन 7% थी, जो मार्च से अगस्त 2021 के दौरान 13.34% हो गई। देखिए, वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ यदि कोई भी आवाज उठाता है तो वो सरकार और सरकार के आईटी सेल के लोग उस आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास तो अब चूंकि आग भड़काने के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं। आप देखेंगे विपक्ष का जो आचरण रहा है पूरी तरीके से नकारात्मक रहा है। हर जगह आग में घी डालने का काम किया है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार नौजवान देश का महसूस कर रहा है कि बुनियादी सेक्टर में जिस प्रकार से चतुर्दिक विकास हुआ है उस कारण बहुत सारे नए रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये कहाँ नया रोजगार हो रहा है? आपकी सरकार ने 2017 के मैनिफेस्टो में, तब पार्टी थी बीजेपी, कहा था कि हम 70 लाख रोजगार या स्वरोजगार के अवसर देंगे। अभी 2 महीने पहले योगी जी ने कहा कि 4 या 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। तो या तो हम ये माने कि बाकी सब स्वरोजगार में चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो वादा आपने किया था, बड़ा वादा किया था, उस पर आप भी खरे नहीं उतर पाए। नहीं, वादा जो किया था उस वादे पर निश्चित रूप से हम लोग खरे उतरे हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली है और ये सब जानते हैं कि ईमानदारी के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर मिली है। और छात्र ये भी कह रहे हैं, वही बात जो आप बता रहे हैं नौकरियों की बात, वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में भी जैसे टीईटी का टेस्ट हो या कोई भी और परीक्षा हो, वही लीक, वही डिले, वही कोर्ट जो पहली सरकारों में होता है वही आपकी सरकार में हुआ। पहली सरकारों में और इस सरकार में व्यापक और बुनियादी अंतर है। पहली सरकारों में लीक हो जाता था और जो अयोग्य लोग होते थे, जो भ्रष्टाचार के कारण नौकरी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इस सरकार में पकड़े जा रहे हैं। प्रयागराज की इन सकरी गलियों में कई हॉस्टल चलते हैं जहां बच्चे कोचिंग और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। उनका अपने नेताओं से बस यही कहना है कि ऐसे वादे मत करिए जिस पे आप अमल ना कर पाएं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस पे अमल करिए, एक टाइम बाउंड प्रोसेस रखिए। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे बिहार। वहां पर छात्रों का जो प्रदर्शन था उसका क्या रहा हाल, बताएं। देश की बात में खबर बिहार से। रेलवे की परीक्षा को रद्द कराने की मांग के समर्थन में बवाल के बाद जिन खान को कल तक बिहार पुलिस गिरफ्तार करने पर आमादा थी, वही नीतीश कुमार के लिए अपने एक अपील से संकट मोचक साबित हुए हैं। आज छात्रों की मांग के समर्थन में बिहार बंद रहा, लेकिन छात्रों की भागीदारी पर खान सर की कल रात की अपील का खासा असर दिखा। शुक्रवार सुबह विपक्षी दलों के नेता और छात्र संगठन सड़क पर अपना झंडे बैनर लेके दिखे, लेकिन इसमें छात्रों की मौजूदगी ना के बराबर थी। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब। तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा? सारे स्टूडेंट को कहते हैं। वजह खान सर का ये वीडियो बताया जा रहा है जो उन्होंने राज्य सरकार की गुजारिश पर जारी किया। किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। छात्रों का कहना है कि बंद से दूर रहने की वजह वही खान सर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के मुद्दे पर क्या भाजपा और क्या जनता दल यूनाइटेड कोई तैयार नहीं था। खान सर रात में आकर लाइव हम लोग का ऐसा मोटिवेशनल बात किए, बोले कि किसी भी हालत में तुम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई भी दंगा नहीं करना है, कहीं सड़क पर उतरना नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना, ये सब नहीं करना। उसके बात सुनकर खान सर को केवल बात सुनकर हम लोग कंट्रोल हुए हैं। भाग लिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी भाग नहीं लिए हैं। हालांकि कई छात्र मानते हैं कि फिलहाल उनकी मांगों को माना तो गया है, लेकिन परीक्षा और नियुक्ति कब होगी उसको लेके संशय बना हुआ है। अपना हक की लड़ाई के लिए सर हम लोग किसी के कहने पे नहीं आ रहे हैं।
हमने नौकरी लेंगे सर, हमारा नौकरी, हम दायित्व है, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा नौकरी हमारा अधिकार है। और ये सरकार जब तक नहीं देगी, इस सरकार को ना सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं इसको सत्ता बैठाए थे, इसलिए बैठाए थे ताकि देश में रोजगार हो। बिहार ने अरसे बाद ऐसा छात्र आंदोलन देखा है, वो भी तब जब सत्ता ने इसके दमन की सारी कोशिश की और मीडिया भी इससे दूर रहा। और यही कारण है कि सरकार ने इसके सामने जल्द घुटने टेक दिए। लेकिन छात्रों के भीतर अब भी इस बात को लेकर संशय है कि क्या इसमें भविष्य को लेकर कोई रुझान तो छिपा नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आइए अब आपको सीधे एक खास बातचीत अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से दिखाते हैं, जो उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। मुजफ्फरनगर से आज आरएलडी और सपा दोनों ही अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जी भी हैं, आरएलडी सुप्रीमो, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी से पहले सवाल पूछते हैं। अखिलेश जी, हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी पिछली सरकार पर तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास में अच्छा करने के लिए। देखिए, ये सही बात है कि कई बार सरकार और जो सरकार के लोग सवाल उठाते हैं वो बात तो जा चुकी है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, क्या कभी किसी ने सुना होगा कि जीप से किसानों को कुचल दिया जाएगा? जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तो जनता ने नकार दिया। आज जब हम और जैन जी आ रहे हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून का कोई उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम अगर किसी ने दिया पुलिस का तो समाजवादी पार्टी ने दिया। पुलिस एक जगह काम कर सके उसके लिए स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो भविष्य में अगर कानून व्यवस्था के लिए कोई और भी फैसला लेना पड़ेगा, जहां जागरूक लोग या जो कानून व्यवस्था को एक्सपर्ट हैं या जिनकी राय मशवरे से चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी उनकी भी राय मशवरा लेगी। क्योंकि सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2.5 लोगों की सरकार थी और आजम खान का यहाँ पर पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव था, उनके वजह से तमाम सारी चीजें होती थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पुलिस के अधिकारी से पूछिए आकर के कि पुलिस को स्ट्रक्चरल चेंज किसने बेहतरीन दिया, काम करने का मौका किसने दिया। जहां तक भविष्य में सरकार बनने की बात है, बीजेपी ये बताए हाथरस जैसी घटना हो गई जहां पर एक व्यापारी के जो व्यापार करने आए गोरखपुर में पुलिस ने मार के मार दिया उसको। न जाने कितनी घटनाएं। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में हजारों नौजवानों पे क्या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नाहिद हसन के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? तमाम सारी बातें उनके ये जब तक कोर्ट तय न करे, और कोर्ट है जिसपे हमें और आपको सबको भरोसा करना चाहिए। कोर्ट में क्या है, कोई भी मुकदमा लगाया जा सकता है। हम और आप हैं, सरकार मुकदमा लगा देगी कि अपराधी हो गए आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पे गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई हैं, मुकदमे लगाए। क्या स्टूडेंट्स में एनएसए लग सकता है? क्या स्टूडेंट्स में 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट लग सकता है? आप लखनऊ में देखिए जो 69,000 या अपने आरक्षण और हक सम्मान के लिए आए, क्या उन पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए? अच्छा सर, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, उनके डिप्टी सीएम है, उन्होंने मुकदमे वापस लिए। सवाल कानून व्यवस्था का एक है, लेकिन आज ये बताओ किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को जो सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन किए गए, डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुई, क्या इन्वेस्टमेंट आया? क्या मुजफ्फरनगर में कोई नया कारखाना लगा? क्या आपके बगल के सहारनपुर में कोई नया कारखाना लगा? सवाल ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग अब आ चुके हैं और ऊपर लोग जा रहे हैं। अभी वापसी में आएंगे तब अखिलेश जी से
बात करेंगे। अभी बात करेंगे इसके बाद, हाँ, ब्रेक के बाद। अभी एक और भी तो रह रहे ना कोई, एक और भी तो रह रहे ना, इसीलिए तो जब हटाएंगे तभी तो दूसरा नंबर है, ला भेज रहा हूँ। कितने मिनट का रास्ता होगा यहाँ से? ये जी वाले ये है कि ब्लैक शर्ट वाले? ये जी वाले ये है कि ब्लैक शर्ट वाले? नहीं नहीं नहीं, जी का तो ये नहीं है, अंदर है, ऑलरेडी है। तो हम देख सकते हैं अखिलेश यादव साथ ही जयंत चौधरी आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों ने। अब ये अपने रास्ते शायद मेरठ जा रहे हैं और 10 फरवरी को पहला चरण मतदान का है और ये वही सीटें हैं जहां पर तमाम नेताओं की कोशिश है प्रचार की। वो रुक भी रहा है और ये आप देख सकते हैं अभी लोगों से मिले हैं। आगे बढ़ाएंगे यार। सर एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आज आपका हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया? आपने ट्वीट भी किया ये उसके तो बाद ये में। हेलीकॉप्टर का विभाग मेरे पास नहीं है, ये तो दिल्ली के लोग बता सकते हैं कि इस सरकार में जब बैठेंगे आखिरकार इतना बैठाने के बाद जब क्लियरेंस मिल जाता है तब आप जाते हैं टैक्सी कर करके हेलीकॉप्टर, लेकिन 2 घंटे बैठा देना कोई कारण तो होगा, सरकार ही बता सकती है। और आपने आज पीसी में भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर में दबाव है कि वो कि लोगों का दस्तावेज आप ललितपुर पता कर लीजिए, झांसी पता कर लीजिए, मुजफ्फरनगर में ऐसी बातें हो रही जहाँ अधिकारी वोट डालने का इंतजाम कर रहे हैं, बैलेट वोट कैसे डलवाया जाए उसका इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बस अंतिम सवाल अखिलेश जी, एक बस अंतिम सवाल। आइए कि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा पाओगे, जयंत जी जा सकते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, यहीं से जनता देखेगी। आइए तेरा वजन मैं तुमको चढ़ जाऊंगा। अरे खर्च में चला जाएगा, कहाँ से चढ़ेगा? चढ़ जाएगा पीछे से, मैं चढ़ जाऊंगा। अरे पीछे से चढ़ा दो, आओ पीछे से जाइए। गुस्सा है पत्रकारों का, प्रत्याशी को इसी पे काम है, इतनी सी वोट इसी की चाहिए। अभी आएंगे, हाँ होने की स्थिति की इस पे कर लेना, इस पे आ जाओ। ये फिर बस रहा कहीं पे। अखिलेश यादव जी से बस एक अंतिम सवाल है। अखिलेश जी, आरएलडी और अखिलेश जी से बस अंतिम सवाल है, आरएलडी और सपा के गठबंधन पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जैन जी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। नहीं, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये बाद में गठबंधन चुनाव के बाद में इस बार किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। यहाँ का किसान और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आने के बाद ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव भी है। अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं कि हम विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो जैन जी हैं वो अपने परिवार के हैं, अपने खानदान के हैं, हम वो साथ में हैं, इसीलिए उनका आज भारतीय जनता पार्टी को आज याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यहीं के किसानों को अपमानित किया, यहाँ के किसानों को लाठी मारी, कितने शहीद हुए किसान। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान उतने शहीद नहीं हुए जितने आपके पंजाब के हुए या देश के किसान आए, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, मवाली कह रहे थे, कीलें लगाई जा रही थी, बोल्डर लगाए जा रहे थे, उनके ट्रैक्टर पकड़े जा रहे थे, उनपे केस मुकदमे लग रहे थे, डीजल नहीं दे रहे थे, तो अब समाजवादी लोगों ने कहा कि जितने भी किसान आंदोलन में किसानों पे मुकदमे सब वापस होंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जयंत,
आज आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि वोटर कार्ड से छेड़खानी हो सकती है, तमाम सारे सरकारी अधिकारी इस बारे में लगे हुए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ेगी और मैंने ये कहा कि सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से गिरनी है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अधिकारियों पे अनैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जो मेरी जानकारी में है, और बुला बुला के उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर पे खुद वो हस्ताक्षर ना करें, अपना वोट ना दर्ज कराएं, तब तक उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। संजीव बालियान ने कल सर हमसे बात करते वक्त कहा कि जयंत चौधरी अपने परिवार के शख्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में रहते हैं। अब वो सामाजिक हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी सरकार ने, जिसमें वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरह से किसानों को कुचला, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी ने, और उस विरासत के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश यादव और जयंत आज यहाँ पर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ से रवीश रंजन शुक्ला, सुदेश कुमार के साथ।